खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस। शराबी नर्सिंग कर्मी द्वारा छेड़छाड़ के बाद महिला रोगियों के परिजनों ने पिटाई कर सिखाया सबक, जिला अस्पताल में हुआ हंगामा। नाबालिग से प्रेम प्रसंग ने छीनी खिलाड़ी की जिंदगी, सैदपुर के मोनू पर ऑनर किलिंग के लगे आरोप। अदालती आदेश पर महिला को लेने गए युवक को बेरहमी से पीट किए हवाई फायर, अपनगर आश्रम के बाहर हुई घटना। और एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से करीब 50 लोग हुए घायल, रैणी थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात उस समय हंगामा हो गया जब एक नर्सिंग कर्मी पर मरीजों की महिला परिजनों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। आरोप है कि नर्सिंग कर्मी शराब के नशे में था और उसने एक मरीज की पत्नी सहित दूसरी युवती के साथ अभद्र हरकत कर डाली। ऐसे में आक्रोशित परिजनों और वार्ड में मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने ले गई। पीड़िता के पति ने बताया कि वह एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती हुआ था और पत्नी रात में उसके पास रुकी हुई थी। आरोप है कि देर रात करीब 2 बजे नर्सिंग कर्मी नरेंद्र फौजदार पहले एक बुजुर्ग मरीज को इंजेक्शन लगाने पहुंचा और उसकी बेटी से छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद वह उनके बेड के पास पहुंचा और उसकी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगा दिया। इसी दौरान वार्ड में मौजूद एक अन्य युवक ने भी घटना देख ली। पत्नी के शोर मचाने पर वार्ड में हंगामा हो गया और लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी खुद को वार्ड का नाइट इंचार्ज बता रहा था। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया गया। मेरा लीवर में कुछ इंफेक्शन था, इसकी वजह से भर्ती हुआ। कब भर्ती हुए थे? अभी हुआ था। कितने दिन हो गए? 2 दिन हुआ है आज। बताइए क्या हुआ था रात को? रात में ऐसे परेशान था, ये 3-4 दिन से लेटा हुआ था। आया वो बार बार ऐसे हाथ फेर के जा रहा था, हमको देखा नहीं। ये तो नींद में था, मैं भी नींद में था, तो बाहर वाला बताया कि दूसरा देख रहा था कोई, उसने वीडियो भी बनाया। बाद में अंधेरा था तो वो वीडियो क्लियर नहीं आया। अच्छा। तो उसको फिर बाद में इसमें चेक होके निकाल कितनी बार देखा, उसको कोई मत बताओ। नहीं, साइड में था, इधर पास में ही ऐसे ही इधर पेशेंट आया था नया, तो वो उसके साथ में 6-7 लड़का था जो आया था, तो बैठा था, ये साथ में लेट गया था। इधर उधर का मुंडी उधर था, मेरा इधर था। उधर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि नाइट सुपरवाइजर द्वारा जांच करवाने पर आरोपी नशे में पाया गया। शिकायत मिलने के तुरंत बाद उसे वार्ड से हटाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिस एजेंसी के माध्यम से उसकी नियुक्ति हुई थी वहां भी शिकायत भेज दी गई है और कर्मचारी को अस्पताल से हटा दिया गया है। वहीं अस्पताल चौकी के कांस्टेबल कमलेश ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, ये रात की घटना है और जैसे ही पता चला परिजनों की शिकायत पर नाइट सुपरवाइजर द्वारा वहां देखा गया और जो कर्मचारी था वो नशे की हालत में मिला और उसने कोई बैड टच किया था, उसे तुरंत वहां से हटा दिया गया और अन्यत्र दूसरे स्टाफ को वहां पर उस वार्ड में शिफ्ट किया और पुलिस चौकी को इन्फॉर्म किया गया। कोतवाली पुलिस आकर उसे ले गई और इसको संबंधित एजेंसी के द्वारा जो लगा हुआ था, एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया गया है और संबंधित एजेंसी ने उसे हटा दिया है। क्या नाम है, किस वार्ड का मामला है? ये मेल सर्जिकल वार्ड का मामला है और जो भी कर्मचारी है उसे हटा दिया गया है। नाम क्या है उसका? जो लगा हुआ था नरेंद्र नाम से है ये। अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? एजेंसी कार्रवाई अलग करती है, आप क्या कर रहे हैं? ये अपने जो कर्मचारी होते हैं ये एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं, तो अपन ने इसको हटा दिया और इसे दोबारा नहीं लगाया जाएगा। कुल मिलाकर जिला अस्पताल जैसे स्थान रात के वक्त शराबी कर्मचारी द्वारा ऐसी हरकत बेहद गंभीर है। इसके चलते जरूरी है कि मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां इश्क, इल्जाम और इंतकाम, जी हां, इन वजहों और ऑनर किलिंग ने उभरते खिलाड़ी मोनू की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली।
सैदपुर गांव का होनहार वॉलीबॉल खिलाड़ी मोनू रिश्तों की आड़ में पनपी नफरत की शिकार दर्दनाक कहानी बन चुका है। जिस युवक ने मैदान में मेडल जीते वही 3 दिनों तक कैद, बेरहम पिटाई और यातना झेलने के बाद जिंदगी की जंग हार गया। परिजनों के अनुसार मोनू का फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की पिछले 8 महीनों से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन रिश्तेदारी के कारण लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। मामला तब और भड़क गया जब करीब 1 महीने पहले लड़की घर छोड़कर चली गई और मोनू पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि लड़की दिल्ली में मिल गई, लेकिन दोनों परिवारों के बीच तनाव हुआ। सुबह मोनू ये कहकर घर से निकला था कि वह होने फरीदाबाद जा रहा है। का आरोप है कि वहां पहुंचते ही लड़की के परिजनों ने उसे उठा लिया। इसके बाद उसे खेतों के बीच बने एक मकान और ट्यूबवेल पर बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि मोनू को लगातार 3 दिनों तक डंडों और लाठियों से पीटा गया। उसके शरीर पर ऐसी बेरहमी बरती गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली निकली। रिपोर्ट में सिर और नाक की हड्डियां टूटी मिली, पसलियां फेफड़ों में धंसी हुई थी और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए और बाद में पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद पूरे सैदपुर गांव में शोक और गुस्से का माहौल है। गांव के लोग इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं सहित 15 लोगों के खिलाफ हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। मेरा नाम मुरारी है, मैं सैदपुर ग्राम का निवासी हूँ जी। और अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि मोनू नाम से वायरल न्यूज़ हो रही है। रियलिटी में बात यह है कि मोनू और हमारे गांव का एक लड़का है हरिचरण पुत्र प्रेम सिंह जी, जो कि पुरानी रंजिश को लेकर हमारा बेटा 17 तारीख को घर से निकला था। तिगांव थाने में उसका एक केस चल रहा था झूठा। अच्छा। तो उसमें तफ्तीश के लिए वो यहाँ से निकला था 17 तारीख को जी। इस बीच में मुझे नहीं पता कि हरिचरण पुत्र प्रेम सिंह है और इसके जीजा जी हैं, उनका नाम ब्रिजभूषण है, एक का नाम संजू है, एक का नाम ईश्वर सिंह है और इनके और अन्य साथी। आपको क्या लगता है कि हत्या की गई है उसकी? इसमें सरासर हत्या की गई है कि हमें जब हमारे पास जब थाने से फ़ोन आता है जी कि आपका लड़का मृत अवस्था में, मतलब उन लोगों ने तो अपनी तरफ से मार के पटक दिया था। ऊपर से जब पुलिस वहाँ लेने के लिए मौके पर पहुँचती है तो पुलिस हमें फ़ोन करती है कि आपका लड़का ऐसे ऐसे इस अवस्था में मिला है, हम इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं और हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर रहे हैं, आप लोग आ जाओ। तो उस टाइम हम तो लोग घर पे नहीं थे, बड़े भैया थे, उनसे बड़े वाले भैया थे। तो वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो इलाज अच्छे से ही थे, तो उन्होंने तुरंत रेफ़र करके डॉक्टर से बोल के तुरंत रेफ़र करवा के एक मॉर्गनाइज एशिया हॉस्पिटल करके है फरीदाबाद में, तो वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे जैसे हमें पता लगा है, जिस टाइम हम लड़के को लेके जाते उस टाइम लड़के ने हमें ये बयान दिया था कि मेरे को रास्ते में एक बुलेरो गाड़ी से मेरे को रास्ते से लेके उठा के लेके गए हैं, मेरे को घर पे ले जाके 17 तारीख को मेरे को घर रास्ते से उठा लिया था और घर पे ले जाके मेरे को 3-4 दिन तक बंधक बना के मेरे को कंटिन्यू मारा है। पेचकस, डंडे, लाठी जो उनके हाथ में था उन सब चीज़ों से उन्होंने मारा है और मेरे को भूखा प्यासा भी रखते थे। मेरे को जैसे मेरे को होश आता था फिर दोबारा मारने लग जाता। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 3 दिन तक अपहरण करके बंधक बना के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मेरा भतीजा 17 तारीख को ये एक मुकदमा दर्ज हुआ था तिगांव थाने में, तो उसकी तफ्तीश शामिल होने के लिए आ रहा था। वो घर से बोल के आया था मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद में 17 तारीख से और 20 तारीख तक उसका हमें कोई पता नहीं। हमने अपने स्तर पे उसकी मतलब पूरे उसमें देखा भाड़ी कर ली, वहाँ वो नहीं मिला हमें। अब 20 तारीख को हमारे पास फ़ोन जाता है तिगांव थाने के पुलिस वालों का कि भैया ऐसे ऐसे है, आपका लड़का के साथ में ऐसे ऐसे मारपीट करी गई है। और तिगांव गांव के अंदर थाना पट्टी में है कुलभूषण नाम के व्यक्ति, जिन्होंने पहले इसके मुकदमा जिसकी तफ्तीश के लिए आया था, तो उनके घर में वो लड़का पड़ा हुआ है और आप ले जाओ। हम पुलिस वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, सरकारी हॉस्पिटल जो बल्लमगढ़ में है, वहाँ एडमिट करवाया था उसको।
उसके बाद में उसकी बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी, उसको हमने यहाँ बीके हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था, लेकिन यहाँ पे उपचार ठीक नहीं होने से हम उस प्राइवेट हॉस्पिटल मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल उसमें एडमिट करवाया था। 2 दिन वहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई कल रात को। और वहीं अलवर के खेड़ली पिछनौत निवासी 22 साल के युवक को वकील की कार से बाहर निकालकर पीटा गया। घटना अपना घर आश्रम अलवर के बाहर की है। हवा में फायरिंग कर धमकाने के साथ ही पिस्टल की बट सिर पर मारकर युवक को जख्मी कर दिया गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित युवक सुखराम गुर्जर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर वह अलवर शहर के सूर्यनगर स्थित अपना घर आश्रम में रह रही महिला को लेने गया था। यह महिला वह खुद अपनी मर्जी से साथ रहना चाहती है, लेकिन महिला के पति सहित अन्य लोगों ने यहां पहुंचकर उसे वकील की कार से बाहर खींचकर मारपीट कर डाली। करीब 2 घंटे तक उसे बंधक बनाकर इसके परिजन उसे अलवर जिला अस्पताल में भर्ती है। बाप का नाम क्या है? सुखराम गुर्जर। कौन सा गांव है? खेड़ली पिछनौत। क्या घटना हुई है बताइए। घटना सर कोर्ट से आदेश गया था, मेरे पास नोटिस था, मैं लड़की को लेने गया था ना अपने घर आश्रम में। वहाँ पर उसके भाई आए थे, पहले तो फायर किया था सर मेरे ऊपर, फिर मेरे से निकल गए, फिर मुझे मारा पीटा और फिर मुझे गाड़ी में से उठा के ले गए थे। कौन लोग थे? उसके भाई थे। क्या क्या नाम है उनके? समय सिंह, मुखराम और एक गोविंद था, इनको रिश्तेदार एक और था। किस कारण से ले गए? इस कारण से ले गए थे सर। क्या कारण था, मतलब क्यों ले गए? मैं लड़के लेने गया था, मेरे पास कोर्ट का आदेश था, ये मुझे उठा के लेकर गए फिर। और फिर मुझे रामगढ़ हाईवे पे है ना, यहाँ पर मैं सरियों से मारा था मुझे यहाँ पर। सरिये से? हाँ सिर में? हाँ पैरों में भी? पैरों में भी, सिर में, फिर यहाँ पे मारा है, सो में मारा है। टोटल कितने आदमी थे? 4 आदमी थे। किडनैप कहाँ से किया था? अपने घर आश्रम के बाहर से। अपने घर आश्रम के बाहर से? हाँ, वीडियो कैमरा में आ रही है वहाँ पर। आ रही है? तुम्हारे पास है? नहीं, उनके पास है, वो मुझे दिखाया था। कौन सी जगह है ये आश्रम? अपने घर आश्रम है हनुमान चौराहे के वैसा नगर खान। फिर कैसे छूटा आप? सर मैं वहाँ से भाग के आया था, फिर ऐसे वैसे लोगों ने फिर मेरे जी के पास फोन किया था, फिर ये यहाँ से गए, मुझे यहाँ पे ले आए हॉस्पिटल। ये आपको उठाया कितने बजे? सर ये 1:30 बजे करीब उठाया कल। हाँ। छूटे कितने बजे? 2-2:30 बजे छूट गए। उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। पुलिस को शिकायत दी तुमने? हाँ दी थी, पुलिस आई थी। और वो छोरी कहाँ है? वो अपने घर आश्रम में। वो आश्रम में आप तुम भी वही रह रहे हो उसके साथ? नहीं, मैं तो लेने गया था कोर्ट के आदेश द्वारा। कोर्ट के आदेश उस लड़की को लेने गए थे? हाँ। कौन से कोर्ट में चल रहा है? ये अपने कोर्ट पे चढ़ी है ना, ये अलवर। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? खेड़ली पिछनौत। तो वकील के साथ पीट आप पिटाई करी? आप हाँ, वकील की गाड़ी में बैठा था मैं अंदर। दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आए दिन हो रहे हादसों के क्रम में रैनी थाना क्षेत्र में शनिवार करीब 6 बजे सवारियों से भरी बस पलट गई। इसके चलते 50 से 52 लोग घायल हो गए। बस में सवार सभी यात्री गोवर्धन में आयोजित भागवत कथा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे का कारण ड्राइवर को नींद की झपकी आना माना जा रहा है। यह वोल्वो स्लीपर बस अचानक बेकाबू होकर हाईवे से नीचे उतर गई और पलट गई। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रैनी एसएचओ बने सिंह मीणा और जाब्ते के अलावा NHAI की एम्बुलेंस और राहत टीम मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सहित पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। एसएचओ मीणा ने बताया कि हादसे में घायल हुए करीब 45 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए पिनान हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज जारी है। अधिकांश यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि 6 लोगों को गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल रेफर किया गया है। इस हादसे में घायल एक 14 वर्षीय बच्ची के पैर में फ्रैक्चर होने पर उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। उधर घायल ललिता गोयल ने बताया कि वह गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर आई थी और वहां से वृंदावन जाने वाली बस में बैठकर गोवर्धन जा रही थी। हादसे के समय बस में मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी अग्रवाल परिवार के करीब 50 महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे, जो गोवर्धन में आयोजित भागवत कथा में शामिल होने जा रहे थे। उधर गीता, ललिता, विमला और हरिशंकर सहित 6 लोगों का अलवर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरा नाम ललिता गोयल है। क्या हुआ था? मैं गंगापुर सिटी की रहने वाली हूँ और मैं सवाई माधोपुर आई थी गंगापुर सिटी से, जो वहाँ से डबल स्लीपर में बैठ के हम गोवर्धन जा रहे थे, तो रास्ते में बस क्या पलट गई।
कैसे पलटी, कोई नींद आ गई, क्या हुआ? हाँ, उसको ड्राइवर को शायद नींद ही आई थी, उसका पता नहीं चला अभी तक। अच्छा, तो कितनी सवारियां थी बस में? बस पूरी भरी हुई थी ऊपर नीचे। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम सोपुर से, बस तो सोपुर से आई थी, लेकिन हम तो सवाई माधोपुर से बैठे थे। अच्छा, तो वह गोवर्धन के ले जा रही थी, भागवत कथा के लिए। अच्छा, तो रास्ते में बस चला गई। कितने लोग थे उसमें? उसमें पूरी बस भरी हुई थी ऊपर नीचे, बच्चे भी थे, सब थे उसमें। आपका क्या नाम है? ललिता गोयल। ये एक्सीडेंट हुआ है बस का। कितने लोग घायल? घायल की तो पता नहीं, लगभग बहुत ज्यादा जने घायल है। आप किसको लेकर आए? हमारे मिलने वाले, मतलब कहाँ से हुआ ये अपने क्या बोलते हैं, अलवर उतरते ना, अपन अलवर के पहले ऊपर आए थे, उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। गाड़ी में कितने लोग थे टोटल? वो भी अंदाजा मुझे नहीं, क्योंकि मैं अलग गाड़ी से था। आप कहाँ से आए हो? मैं श्योपुर से आया, लेकिन मैं अलग गाड़ी में था। अच्छा, एक ही परिवार के अलग आए? सब अलग अलग परिवार है। ये गिरिराज जी, गोवर्धन, भागवत जी, वहाँ पे। अभी कोई हाथ होने की नहीं, कोई स्थिति नहीं। अलवर शहर में पर्यटन के सामने मुख्य रोड पर संदिग्ध सूटकेस मिलने से सनसनी फैल गई। आर्मी के करीब 10 जवानों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को इसके आसपास जाने से रोका। जवानों की सूचना के बाद मौके पर अखैपुरा थाना पुलिस और सीआईडी की टीम भी पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद सूटकेस को खोला गया तो वह खाली निकला। यह घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। लावारिस हालत में यह सूटकेस मिला था। अब जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उधर पूर्व पार्षद रमन सैनी ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना मिलने के बाद भी पुलिस करीब 45 मिनट की देरी से पहुंची। इसके बाद दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर आमजन की आवाजाही को रोका गया। जय पलटन आर्मी एरिया के पास में करीब 1 घंटे पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक लावारिस बैग है, संदिग्ध बैग किसी हालत में मिला हुआ है। तो उसमें सूचना मिलते ही हमने सभी लोकल पुलिस को एक्टिव करा, हमारी जो डीएसपी ब्रांच है उसको एक्टिव करा, और वो यहाँ पे आके उसको जब डिटेक्ट किया गया, मेटल डिटेक्टर से चेक किया गया तो अंदर ऐसा कोई भी मेटल डिटेक्शन नहीं पाया गया। तो उसके पश्चात उसको प्रिकॉशनरी तरीके से उसको हल्का सा लिफ्ट किया गया, चेक किया गया, क्योंकि अंदर ऐसे कोई साउंड नहीं आ रही थी तो उसको लगे कि वो डिटोनेटर या अंदर कोई ऐसा कोई डिवाइस है। और तो चेक करने के बाद में हमें जब उसको लिफ्ट किया तो वो बिल्कुल ही खाली था। तो उसको खोल के देखा तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला। तो संभावना ये है कि कोई किसी का खराब बैग या फिर किसी का यूजलेस वर्थलेस बैग वो यहाँ पे रख के चला गया। फिर भी सर संदिग्ध मानते हुए कि आगे कैमरे चेक किए जाएंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। आप आगे भी हमने टीम लगा दी है कि जो भी आसपास कैमरेज हैं, पहले हमने आते हुए कैमरे चेक किए थे, अनफॉर्चुनेटली आसपास में किसी मकान में ऐसे कैमरे हमें नहीं मिले जिससे ये पता लग सके कि वहाँ पे कौन बैग रखे गया है। बट स्टिल ये रूट है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे हमें कोई कैमरे सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगे कि वो पता लग जाए कि बैग यहाँ पे कैसे आया, कौन रखेगा। कितनी देर में मतलब अपन ने इसको फ्री कर दिया? हमें सूचना मिलने के पश्चात हमें नॉट मोर देन 45 मिनट्स हमने ये चीजें डिटेक्ट कर ली, और सारी जो एक र्यूमर था कि कुछ संदिग्ध वस्तु हो सकती है, बम की संभावना है, तो उसको पूरी तरह से नकार दिया, चेक कर लिया। कुल मिलाकर सूटकेस में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। अलवर के एमआई स्थित हैवेल्स इंडिया फैक्ट्री गेट नंबर 4 राठी मार्केट में हाई वोल्टेज बिजली की लाइन से कंटेनर में भीषण आग लग गई। यहां 33,000 केवी विद्युत लाइन का झूलता हुआ तार हवा के चलते कंटेनर में टच हो गया। आग से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई और सरपंच मंगल सिंह चौधरी की सूचना पर रीको की 2 दमकल यहां पहुंची। फायरमैन अधिकारी बुलीराम गुजर ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के अनुसार कंटेनर चालक हैवेल्स इंडिया फैक्ट्री गेट पर गाड़ी की एंट्री करवाने गया था और बाहर आया तो कंटेनर में आग लगी हुई मिली। मौके पर उद्योग नगर थाना पुलिस भी पहुंची और जायजा लिया। हमको सूचना मंगल सरपंच ने सूचना दी कि एक गाड़ी में आग लग गई है ट्रक की बॉडी के अंदर, और बहुत भयंकर आग लगी है बिजली के कारण, और अब तुरंत मौके पर पहुंचे। हम तुरंत मौके पर पहुंच गए, पुलिस को सूचना दी, रात पर काबू पाया, फोन डाला। राजगढ़ कस्बे के शेखा की बगीचे के समीप घर के अंदर बैठे पालतू श्वान पर बघेरे ने हमला कर दिया। इस निर्मम हमले में वह श्वान की गर्दन को अलग कर शेष को लेकर जंगलों में चला गया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं बघेरे की मूवमेंट से मकान में रह रहे लोगों और आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है एवं उन्होंने वन विभाग से तार बंदी करने की मांग की है। उधर मकान मालिक विश्राम मीणा ने बताया कि उनकी घर की 4 दीवारी को फांदकर बघेरा अंदर आ गया। हमले के बाद बघेरे और श्वान में करीब 16 मिनट तक संघर्ष होता रहा।
इसके बाद बघेरा श्वान की गर्दन अलग कर शेष शरीर को लेकर बाउंड्री वॉल फांदकर जंगल की तरफ चला गया। इससे पहले बघेरा 2 श्वानों को ले जा चुका है और पाड़े पर भी हमला कर चुका है। उधर उन्होंने तारबंदी करने की मांग भी की है। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पग मार्गों का जायजा लिया। पालतू श्वान पाल रखा था, जो समय करीब रात को 1:16 पर वो बाउंड्री वाल मकान की दीवार को फांद करके अंदर आया और इसके श्वान के ऊपर हमला किया। और हमला करने के बाद में कम से कम तकरीबन 16 मिनट तक उससे छीना झपटी करके और उसकी गर्दन को अलग करके गर्दन काट करके उसको यहाँ से अपने मुंह में पकड़ के और बाउंड्री वाल को कूद करके और जंगल की तरफ चला गया। और ये हादसा पहली बार नहीं है, इससे करीब 1 साल पहले भी हमारे भैंस की पट्टी बंधी थी, तो भैंस की पट्टी पे भी ऐसे ही हमला किया था। लेकिन अचानक से मेरी माँ की आंखें खुली उस टाइम में, तो वो चिल्लाई, तो तब तो वो छोड़ के चला गया। उससे पहले 2-3 बार श्वान पहले भी पाले हुए थे, तो 2 बार श्वान पहले भी ले जा चुका है। वो ये आए दिन बार बार समस्याएं बढ़ रही है। पहले भी हमारे फैमिली मेम्बर परिवार वालों में जो हमारे चाचा ताऊ हैं उनके भी श्वान पाले हुए थे, पहले भी श्वान ले गए। पहले मैं एक बार रेंजर साहब थे दीपक, उनको कॉल करके पहले भी बुलाया था टीम को। और जब मैं सुबह उठा तो देखा तो इसके श्वान की गर्दन यहीं पड़ी थी और वो बाकी शरीर को ले जा चुका था। जब मैं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग देखा तब सारा वीडियो मेरे पास है, वो मेरे पास सेव किया हुआ है। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में निरीक्षण किया। उन्होंने HLO मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रगणक द्वारा किए जा रहे फील्ड कार्य की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही निर्देश दिए कि कोई भी मकान एवं परिवार गणना से वंचित नहीं रहे। साथ ही कार्य निर्धारित अवधि 14 जून तक 100% पूरा किया जाए। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र की चार्ज अधिकारी नवज्योति कंवरिया और सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन प्रगणकों के कार्य को जांचें एवं तकनीकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण करवाएं। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे जनगणना कर्मियों को सही एवं पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं। इस अवसर पर एसडीएम नवज्योति कंवरिया सहित जिला समन्वयक लोकेश मीणा, बीएसओ हरीश कुमार, कनिष्ठ अभियंता श्याम सुंदर पांडे और प्रगणक प्रभा आदि मौजूद रहे। और अब आपको बताते हैं रात में अवैध रूप से बिकती शराब का नजारा। यह दृश्य अलवर के होप सर्कस मंदिर के पास अंडे वाली गली का है। यह रात 8:30 बजे अवैध रूप से शराब बिकती हुई दिखाई दी, जबकि यह स्थान मेन मार्केट में आता है। यहाँ शटर के नीचे एक सुराख से शराब दी जा रही थी। इसके लिए 2 लोग बाहर खड़े थे जो खरीदार का ब्रांड अंदर बैठे व्यक्ति को बताते थे। इसके बाद पैसे लेकर ग्राहक को शराब दे देते थे, लेकिन संबंधित विभाग आंखें मूंदे हुए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी को कांग्रेस ने निंदनीय बताया है। प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार वे अन्य नेताओं के बारे में भी कई बार पहले इस तरह के बयान दे चुके हैं। वहीं सैनी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहना उचित था। वजह यह है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी सहित कई वायदे पूरे नहीं किए हैं। यदि ऐसा होता तो 12 साल में 24 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाती। पीसीसी महासचिव ने आरोप लगाया कि महंगाई चरम सीमा पर है और देश पर 6 गुना ज्यादा कर्ज हो गया है। साथ ही देश को अमेरिका के समक्ष गिरवी रख दिया गया है। इन सब हालातों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में बयान दिया था। वहीं महासचिव सैनी ने मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अब शब्द कहे हैं, नीच, निकम्मा और पता नहीं किस तरह के शब्दों का उपयोग किया है, और इस तरह के बयान मदन दिलावर देते रहते हैं जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। इस तरह की उनकी मानसिकता है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि ये जो कैबिनेट मंत्री है मदन दिलावर जी राजस्थान सरकार में, ये आज उन्होंने पहली बार ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं लिया। इससे पूर्व भी काफ़ी उन्होंने उठपटांग अपशब्द बोले हैं
किसी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं, इनको अपने भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है। जब से 2014 से में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, आपको ध्यान होगा, पूरी जनता जानता है, देश जानता है कि 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, बीजेपी का हर एक नेता ने क्या वादा किए थे जनता के बीच में। उन जनता पे जो वादा किया था, उन वादों के ऊपर जनता ने इनको पर विश्वास किया और भारी बहुमत से इनको सत्ता सौंपी। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारी केंद्र सरकार बनती है तो हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, देश से बाहर जो काला धन है उसको वापस लेकर आएंगे, हर एक के अकाउंट में 10 लाख रुपए डालेंगे। तो कहाँ गए इनके वादे? सर 15 लाख रुपए की बात कहाँ? हाँ 15 लाख रुपए। तो इन्होंने कहाँ गए अपने वादे? आज 2014 से लेके अब तक 26 चल रहा है, 12 साल इनको हो गए। 12 साल में अगर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते तो आज 24 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता। तो हमारे देश में बेरोजगारी रहती नहीं, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। आज हमारे युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो होता ही नहीं। ठीक है, अपने वादों को भूल गए। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यही तो कहा है कि वो गद्दार है। तो ऐसे नेता को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो देश के साथ वादा करता है और उनसे कहते हैं तो कहते हैं चुनाव में तो ऐसे जुमलेबाजी होते हैं। तो ऐसे देश के नेताओं को तो गद्दारी कहा जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं कहा। लेकिन मदन दिलावर अपनी भाषा भूल गए कि वो क्या करें, अपनी औकात भूल गए कि किसके सामने क्या करें। बीजेपी के नेता का उसका इतना कद नहीं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए ऐसे कहें, ऐसे शब्दों को काम मिले। वो नेता जिसके पिताजी, उसके दादा, उसके नाना देश के प्रधानमंत्री रहे, उस खानदान के लिए ऐसे शब्दों का काम में लेना बहुत निंदा का है। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ और ऐसे भजन लाल जी से निवेदन करता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री से करता हूँ कि उसको तुरंत मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए। सर आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका के सामने, वहाँ के राष्ट्रपति के सामने भारत को गिरवी रख दिया एक तरह से, जिस तरह से अमेरिकी डील हुई है। और अमेरिका जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप जो भारत को अपमानित करते रहते हैं, तो वो एक तरह से देश के साथ गद्दारी की ही तरह है कि देश का सम्मान खत्म कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी और देश का जो रुपया था उसको $1 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा। आज ये बीजेपी के नेता नहीं देख रहे, पूरी देश की जनता देख रही है इनके कारनामों को। आज देश को, हर आदमी को कर्जों में डुबो दिया है, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कितना बिजनेसमैन हो, हर आदमी के ऊपर 2 लाख से ऊपर कर्जा आज देश के ऊपर है। नगर निगम और यूआईटी द्वारा शहर के बाजारों में की जा रही कार्रवाई के विरोध में जिला व्यापार महासंघ द्वारा खंडेलवाल धर्मशाला में बैठक की गई। इसमें सभी व्यापारिक संस्थाओं के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रशासन द्वारा अनियमित ढंग से निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई को अनुचित बताया गया। जिला अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि पहले व्यापारियों को विश्वास में लेकर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन इस बार मनमाना रवैया अपनाया गया है। ऐसे में कलेक्टर से मिलकर विरोध दर्ज करवाया गया है। उधर बैठक में मुकेश विजय, रवि जुनेजा, राजा कोरजानी, अखिलेश गर्ग, महेश खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल, बिहारी पाराशर और मुरारी पाराशर आदि मौजूद रहे। संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने कहा कि सीवरेज लाइन डालने के कारण पूरे शहर में खुदाई हुई है। ऐसे में जाम लगने के साथ ही धूल के गुबार उठ रहे हैं, साथ ही ट्रकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर के पब्लिक टॉयलेट की बदहाली से भी अवगत कराया गया। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाते समय पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, साथ ही व्यापारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में राजकुमार गोयल, दीनदयाल शर्मा, देवेंद्र छाबड़ा, रामलाल, रमेश नारवानी और अजय मेठी उपस्थित रहे। डांसर क्रिकेट लीग का 7वां सीजन आने वाला है। इसमें इस बार अलवर के सभी डांसर, कोरियोग्राफर्स, सिंगर्स और म्यूजिशियंस भाग ले रहे हैं। यह टूर्नामेंट 26 से 29 मई तक यशवंत स्कूल के ग्राउंड में आयोजित होगा। इस लीग का आयोजन अलवर कोरियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस सीजन में 6 टीमों राजू चैलेंजर, चिराग किंग्स, कैलाश राइडर्स, प्रदीप रॉयल्स, कपिल सनराइजर्स और मनीष इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। हर टीम अपने अनोखे स्टाइल और टैलेंट से दर्शकों को रोमांचित करेगी और यही सीजन 7वें DCL को खास बनाएगा। हाय, मेरा नाम मुकेश दास है। मैं अलवर कोरियोग्राफर एसोसिएशन का मेंबर हूं और इस साल अलवर कोरियोग्राफर एसोसिएशन लेकर आ रही है डांसर क्रिकेट लीग सीजन 7, जहां
अलवर के सारे डांसर्स, कोरियोग्राफर और म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स जो कि यहाँ पे क्रिकेट लीग खेल रही है। और ये सीज़न 7 है जहाँ 6 टीम का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हमारे कैली भैया हैं, कपिल भाई है, अपने मनीष भाई है, राजू भैया हैं और प्रदीप भाई है और चिराग भाई है, जिनकी टीम हमारे यहाँ खेल रही है। और इस टीम ये टूर्नामेंट 26, 27, 28 और 29 तारीख को इसका ग्रैंड फिनाले है, जो कि होने वाला है यशवंत स्कूल के ग्राउंड में। और इस क्रिकेट लीग का बहुत ही शानदार एक भव्य आयोजन किया जा रहा है अलवर कोरियोग्राफर एसोसिएशन के साथ। तो आप सब पधारें और सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप प्लीज़ लीग को सपोर्ट करें। थैंक यू। आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से है, जैसे DCL जिसका नाम है, डांसर क्रिकेट लीग के नाम से, लेकिन सारे जितने भी डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये लीग कब से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर होगा? 26 मई को शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट और 29 तारीख को इसका फाइनल है सुबह यशवंत स्कूल में ये होने जा रहा है आयोजन। ये हमारा जो हम आर्टिस्ट अलवर में डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, इनका एक टूर्नामेंट कराते हैं। हर साल ये टूर्नामेंट आयोजित होता है, तो इसका 7वां सीजन हम करा रहे हैं, जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है, जिसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे कितने टीम्स खेल रहे हैं? यहाँ पे 6 टीम्स इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।
BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तिजारा कस्बे में जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाया है। विभाग की टीम ने लाल मस्जिद क्षेत्र, डेयरी के पास एवं नगर पालिका के समीप के क्षेत्रों में 28 अवैध कनेक्शन काट दिए। सहायक अभियंता राजीव जैन ने बताया कि लंबे समय से अवैध रूप से पानी का उपयोग करने की शिकायतें मिल रही थी। अभियान के दौरान सभी अवैध कनेक्शन धारियों को नोटिस देकर कनेक्शन नियमित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा अवैध कनेक्शन किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता सपना मीणा, पूरण सैन, सोनू सैनी, यश गुप्ता, शिवदयाल सैनी और कैलाश सहित पूरी टीम मौजूद रही। उधर विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कनेक्शन करवाने वालों में हड़कंप मच गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में रोजाना रोगियों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में पंजीयन काउंटर, चिकित्सक कक्ष से लेकर दवा लेने की कतारें नजर आती हैं। इन दिनों पेट दर्द, बुखार और डायरिया के रोगी अधिक आ रहे हैं। वहीं अस्पताल में लू ताप का वार्ड अलग से नहीं बनाया गया है। इसके चलते सामान्य वार्ड में ही रोगी को भर्ती कर उसे उपचार दिया जा रहा है। मालाखेड़ा कस्बे में विद्युत निगम की ओर से अघोषित विद्युत कटौती के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शनिवार को भी बिजली गुल होने पर अस्पताल और निजी क्लिनिक संचालकों सहित रोगियों को परेशानी हुई। वहीं सोनोग्राफी केंद्रों और चैरिटी आई हॉस्पिटल सहित अन्य जगह भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुछ जगह जनरेटर की व्यवस्था भी की गई। उधर लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना दिए बिना आए दिन कटौती कर दी जाती है। पंचायती राज विभाग ने 18 पृथ्वीपुरा के प्रशासक तुलसीदास नावलिया को पद मुक्त करने का आदेश जारी किया, लेकिन 5 दिन ही विभाग ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। 18 मई के आदेश में नावलिया पर धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होने और एसीबी जांच का हवाला देकर अपकीर्ति वाला आचरण माना गया था। साथ ही उप सरपंच को चार्ज देने के निर्देश दिए गए थे।
सूत्रों के मुताबिक इस आदेश के बाद राजनीतिक दबाव बना, जिसके चलते विभाग को फैसला पलटना पड़ा। अब मामला जांच पूरी होने तक विचाराधीन रहेगा और नावलिया यथावत प्रशासक बने रहेंगे। तुलसीदास का कहना था कि राजनीतिक खींचतान के चलते उन पर झूठा मुकदमा लगाया गया था और इस पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश है। मौसम ने शनिवार दोपहर बाद अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। थमने के बाद उमस भरी गर्मी ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। अकबरपुर क्षेत्र में भी पिछले कई दिनों से तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग परेशान थे। दोपहर के समय सड़कें और बाजार नजर आ रहे थे। वहीं लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में अचानक बदले मौसम और बारिश से तापमान में गिरावट महसूस हुई। हालांकि राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और बारिश के बाद बढ़ी उमस ने लोगों की परेशानी फिर बढ़ा दी। और वहीं अकबरपुर कस्बे में गर्मी के बीच गौ सेवा अमरपुर टीम द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गर्मी में पक्षियों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। ऐसे में टीम के युवाओं ने कस्बे में वृक्षों और छतों पर परिंदे लगाकर पक्षियों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया है। साथ ही अकबरपुर कस्बे में करीब 45 परिंदे लगाए गए हैं। उधर गौ सेवक निखिल सेन ने बताया कि भीषण गर्मी में जल स्रोत को काफी परेशानी हुए टीम द्वारा यह कदम उठाया। इस सेवा कार्य में गौ सेवक निखिल सेन, कुणाल, सनी, कार्तिक, शुभम, कान्हा, रुद्र, पुनीत, पवन, धोनी, नवीन, यश और अमित सहित अन्य युवा सहयोग कर रहे हैं। कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान अलवर द्वारा ओरण प्रशिक्षण केंद्र की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर विभिन्न वार्ताएं भी हुई। संस्थापक अमन सिंह ने कहा कि ओरण और देवबनिया केवल स्थानीय धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण के सबसे प्राचीन और सफल इकोसिस्टम मॉडलों में से एक है। वहीं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की प्रमुख नस्लों पर गहन तकनीकी चर्चा की। साथ ही कृषि जैव विविधता को लेकर धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज ने विचार रखे। जैव विविधता पर तैयार की गई प्रदर्शनी के माध्यम से मनीष कश्यप ने संभागियों को समझाया। साथ ही सिलिसेट झींड पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर सीताराम वर्मा ने बताया कि विश्व जैव विविधता दिवस मनाने की पहल इसके संरक्षण की दिशा में जरूरी कदम है। उधर एक अन्य सत्र में संस्थान की निदेशक प्रतिभा सिसोदिया ने ग्राम स्तर पर जैव विविधता संरक्षण की कार्ययोजना पर जोर दिया। टीम सदस्यों अनिल कुमार और राहुल सैनी आदि द्वारा भी विचार रखे गए। कार्यशाला में मालाखेड़ा तहसील उमरा समिति और सिलिसेट झींड के संभागियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और ये दिवस बहुत लंबे समय से चल रहा है। 1993 में ये शुरू हुआ और दुनिया के हर कोने में हर संस्था, संगठन, समुदाय, सरकारें, यूएन एजेंसी सब इसको मनाती हैं। आज कृपाविश में भी, कृपाविश का जो ओरण प्रशिक्षण केंद्र है अलवर में, वहाँ पर भी इस दिवस को बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें आसपास की विभिन्न गांवों से महिलाएं व पुरुष लगभग 50 लोगों ने भाग लिया। चूँकि इस वर्ष की जो थीम थी वो थी एक्ट एट लोकल, इम्पैक्ट एट ग्लोबल, मतलब स्थानीय स्तर पर जो काम हो, जो क्रियाएं हों, उनका असर संरक्षण में ग्लोबल लेवल पर आए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये समुदायों को यहाँ बुलाकर ये एक 2 दिवसीय, ये केवल आज ही नहीं मनाया, ये कल से चल रहा था कृपाविश के प्रशिक्षण केंद्र में। तो ये 2 दिन, पूरे दिन इसके विभिन्न बिंदुओं को लेकर, जिसमें वन्य प्राणी, देवबनी ओरण, जल संरक्षण, है ना, इवन जीव जंतु, उन सब के विभिन्न पक्षों को लेकर चर्चाएं हुई। ये भी बात तय हुई कि जो गांव स्तर पर लोग काम कर रहे हैं आज देवबनी ओरण बचाने का, उसका किस तरह से ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट आ रहा है। बड़ौदा में स्थित जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा जारी है।
महंत प्रहलाद गिरी महाराज ने बताया कि शुक्रवार को 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित श्री राम कथा में पुरुषोत्तम शरण महाराज ने शिव चरित्र से जुड़े प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। वहीं भजनों की मधुर प्रस्तुतियों पर महिला एवं पुरुष श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। समापन अवसर पर 30 मई को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कठुमर पंचायत समिति परिसर में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनका निस्तारण कर आम जन को राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने ग्रामीणों से आधारभूत सुविधाओं सहित स्वास्थ्य, रसद, आंगनबाड़ी सेवाओं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित मनरेगा आदि का फीडबैक लिया। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ग्रामीणों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जल संचय, जल भागीदारी अभियान और वंदे गंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। वहीं ग्राम खेड़ा, मंगोलाका की और सौंख में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन के निर्देश दिए। इसके अलावा सौंख में स्वीकृत पीएचसी का भवन निर्माण जल्द शुरू करवाने और कठुमर रामदयाल बाबा की बगीची को सुंदर पार्क के रूप में विकसित करने की हिदायत दी। साथ ही ग्राम बसेठ निवासी परित्यक्ता महिला की पीएम आवास की परिवेदना पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ सालुकी गौरव रविंद्र और उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल के अलावा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नौगांवा बस स्टैंड के पास बगीची में अखिल भारतीय किसान सभा की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 7 सदस्यीय तहसील समिति बनाई गई और दलीप सिंह को सर्वसम्मति से नौगांवा तहसील संयोजक चुना गया। बैठक में किसानों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की निंदा करते हुए नारेबाजी भी की। इस अवसर पर किसान सभा के जिला संयोजक मुख्तियार सिंह, महेंद्र सिंह, स्वर्ण सिंह, सुरेंद्र सिंह, गुरुचरण सिंह और सुरजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय किसान सभा तहसील नौगांवा किसान सदस्यों की बस स्टैंड के पास बगीची के अंदर एक बैठक हुई। बैठक के अंदर कई किसानों ने भाग लिया और एक नई तहसील समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से 7 सदस्यों की एक तहसील समिति बनाई गई और तहसील संयोजक के रूप में सर्वसम्मति से हमारे किसान साथी सरदार दलीप सिंह जी को चुना गया। और आने वाले समय में जो भी कोई समस्याएं होंगी, किसानों की समस्याओं का पुरजोर तरीके से ये किसान कमेटी और दलीप सिंह जी समाधान करवाएंगे। हम किसानों के लिए कोई भी पीड़ित किसान होगा उसकी मदद करेंगे। अच्छा। किसानों को उनका न्याय दिलवाएंगे। अच्छा। जैसे कोई ऑब्जेक्शन उठाना है, जैसे हम मीटिंग करेंगे, जैसे डीजल, पेट्रोल, किसान के लिए जो भी समस्या होगी उनका मैं उनके साथ सहयोग देके। कोटपुतली बहरोड जार जिला इकाई के अध्यक्ष विपिन शर्मा की ओर से बहरोड में महका राजस्थान न्यूज टुडे अखबार का आगाज किया गया। इसका लोकार्पण अनेक अतिथियों द्वारा किया गया। इस मौके पर जार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी, संयोजक राकेश शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही अन्य पदाधिकारियों और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट का 23% खर्च ही नहीं किया है। वहीं आरजीएचएस में भुगतान नहीं होने के कारण निजी अस्पतालों की खराब स्थिति हो गई है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। सर, राजस्थान की सरकार भजनलाल सरकार है, जो पर्ची सरकार कही जाती है, जैसा कांग्रेस कहती है। अब राज्य सरकार ने, भजनलाल सरकार ने अपने बजट का 77% खर्च किया है, 23% खर्च नहीं किया है और विकास रुका हुआ है। जब पूरा बजट खर्च नहीं होगा तो विकास पूरा नहीं हो पाएगा। ये हालात हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये आप सही कह रहे हैं। आपके पेपरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पता लगता है कि जितना बजट साल का सरकार को खर्च करना था उतना खर्च नहीं कर पाए। 77% इन्होंने खर्च किया है, 23% अभी बाकी है। 23% में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमारे अस्पतालों की हालत ये हो रही है कि जहाँ सरकारी स्कीम के अंतर निःशुल्क इलाज होता है,
चाहे भामाशाह हो, चाहे प्रधानमंत्री की योजना हो, चाहे कोई भी योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में जो निःशुल्क सेवा दी जाती है, फ्री इलाज किया जाता है, उनका केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार भुगतान करती है। तो राज्य सरकार अभी तक हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों का भुगतान नहीं कर पाई है, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर ने पब्लिक का इलाज करना बंद कर दिया है। लेकिन किसी तरह अभी समझौता हुआ था, इलाज तो चालू कर दिया, लेकिन उनका 2-3 साल से उनका भुगतान नहीं हो रहा, तो वो रोज उन्हें भरा पड़ा है, तो ये खर्च नहीं कर पा रहे अपना बजट। आप सर आरजीएसएस योजना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें एक तरफ कर्मचारियों का पैसा कट रहा है और उनको इलाज नहीं मिल रहा है, तो अस्पताल भी परेशान है, अस्पताल प्रशासन और कर्मचारी भी परेशान है, लेकिन सरकार बजट होने के बाद नहीं खर्च कर रही, तो बड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल अजीब, पूरी जनता जानता है कि अजीब ही है, तो ये इनसे सरकार नहीं संभल पा रही है। सत्ता में जरूर बैठे हैं, इनसे संभल रही पा रही है, ये अपना मंत्रालय राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है, ये जनता देख रही है। तो इसी तरह से इनके मंत्री लोग आज शिक्षा मंत्री को लेके जो गलत बयानबाजी करता है, वो अपना शिक्षा मंत्रालय को नहीं देखता। आज शिक्षा मंत्रालय कितने घर पे योजना भेज दिया है। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने कहा है कि सरकार के आश्वासन के बाद आरजीएसएस योजना में इलाज शुरू कर दिया गया है। मरीजों की हालत को देखते हुए सरकार के आश्वासन पर यह निर्णय लिया गया है। ऐसा नहीं, सरकारी कर्मचारी परेशान हो रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार ने वार्ता में जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया है। सर, डॉक्टरों की सरकार के साथ वार्ता हुई, इलाज भी शुरू हुआ, किन शर्तों पर हुआ, क्या समस्या का समाधान निकला, क्या कहना चाहिए? अभी चिकित्सा मंत्री जी ने और हमारी स्वास्थ्य सचिव ने आश्वासन दिया है। अभी तो पैसे तो कोई है ही नहीं है और काम चालू हो गया है, मरीजों को रिलीफ मिल रहा है, खासतौर से जो हमारे पेंशनर्स हैं और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उनको जो परेशानी हो रही थी उससे निजात मिली है। और हम भी खुश इस बात से कि बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं जो डायबिटीज़ की दवाई नहीं ले रहे थे, शुगर बढ़ा के आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा के आ रहे हैं, दवाई नहीं ली उन्होंने, क्यों नहीं ली साहब, दवा मिल नहीं रही थी सरकारी। तो एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कुछ चाहे कैसे भी करके अपनी दवा बंद ना करें, सरकारी अस्पताल में जाके दवा लें, प्राइवेट अस्पताल बंद है तो। पर ज़रूर थोड़ा सा सुकून मिला है और चिकित्सकों को तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको तो काम करना ही है, चाहे आरजीएसएस हो या नहीं हो, तो अस्पताल चल ही रहे थे। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार जो सहानुभूति पर विचार करने की बात कर रही है, उसके अपने वादों को पूरा करेगी, चिकित्सकों के हितों का भी ध्यान रखेगी, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के हितों का भी ध्यान रखेगी। एक तरह से हम तीनों एक जो पिलर्स हैं, सरकार, कर्मचारी, पेंशनर्स और चिकित्सक, इन तीन वर्ष खासतौर से मेडिकल शॉप्स, चारों एक तरह से पिलर्स सारे लोग मिलके यदि अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता है राजस्थान स्वस्थ राजस्थान बनेगा। बहुत बहुत सर, कर्मचारियों का दबाव भी कम है, कर्मचारी काफी हड़ताल कर रहे हैं। हाँ, सभी चीज़ों का मुझे लगता है असर पड़ा है, आईएमए का असर पड़ा है, कर्मचारियों का असर पड़ा है, पब्लिक का, सरकार चाहती नहीं नाराज करना किसी को भी। और ये जिस तरह की बातें चल रही हैं कि क्या इसकी नई योजना बनेगी, इंश्योरेंस मोड पे देंगे, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो पुरानी स्थिति से ही चल रहा है। और मैं तो यही कहता हूँ जो चिकित्सक गड़बड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको आप सजा दें। और मुझे लगता है तभी पकड़े ना जब उनको गलती हो रही है, तभी के तभी पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, उनको तभी पकड़े, बजाय 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में सारे गड्ढे मुर्दे उखाड़ करके और यदि उनको करते हैं तो वो चिकित्सक के हित में भी नहीं है और सरकार के हित में नहीं है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शराबी नर्सिंग कर्मी द्वारा छेड़छाड़ के बाद महिला रोगियों के परिजनों ने पिटाई कर सिखाया सबक, जिला अस्पताल में हुआ हंगामा। नाबालिग से प्रेम प्रसंग ने छीनी खिलाड़ी की जिंदगी, सैदपुर के मोनू पर ऑनर किलिंग के लगे आरोप। अदालती आदेश पर महिला को लेने गए युवक को बेरहमी से पीट किए हवाई फायर, अपनगर आश्रम के बाहर हुई घटना। और एक्सप्रेस वे पर बस पलटने से करीब 50 लोग हुए घायल, रैणी थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है
हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।